चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। तेलंगाना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत की टीम का 3 रोजा दौरा खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन की 11 रुकनी टीम ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। अजला कलेक्टर्स, एसपीज की मीटिंगें लेने के अलावा पुलिस और दीगर महकमों की जानिब से इलेक्शन की तैयारियों का कमीशन ने जायजा लिया। कमीशन के ऑफिसर्स ने बताया कि इलेक्शन कमीशन रियासत में इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ मुनक्किद करने के इक़दामात करेगा। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का उम्मीदवारों को इंतबाह दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 2 करोड़ 73 लाख राय दहिंदगान हैं। During poll or the campaign period, nothing untoward come from the bordering states, from the bordering districts. Even the state level border meetings have been held with Chhattisgarh. Today at Nagpur, they are holding this meeting with Maharashtra. Commission deploys general observers, expenditure observers, police observers, and this time accessibility observers will also be deployed for smooth conduct of elections. Central armed police forces will be used for confidence building measures throughout the state and especially in the left-wing extremism affected areas. Movement of money through different channels, rail, air or banking channel with suspicious transactions are monitored even now and will be closely monitored as the campaign progresses. Air Intelligence Unit of Income Tax Department has been set up at airports within the state. Always have free, fair and credible elections by providing every voter of every class an environment where he or she can exercise franchise freely without any undue influence. कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि दिसंबर में अजीम इत्तेहाद को तेलंगाना में इख्तिदार हासिल हो जाएगा और इख्तिदार मिलने पर 100% फीस अदा की जाएगी। बताया जा रहा है कि अजीम इत्तेहाद की पहली लिस्ट 1 हफ्ते के अंदर जारी कर दी जाएगी, जिसमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा यानी 60 उम्मीदवार शामिल होंगे। प्राइवेट तालीमी इदारों के जेईसी की जानिब से मुनक़दा इजलास में तेलुगु देशम लीडर एल रमन्ना, सीपीआई लीडर सी वेंकट रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने केसीआर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఒక ఫిగర్ చెప్పారు, 90% తెలంగాణలో మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ 90% మూసేయబడ్డాయి ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల, ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి వల్ల. స్పష్టమైన హామీ ఇస్తున్నాం, రాబోయే మహాకూటమి ప్రభుత్వంలో అందరం కలిసే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాం. డిసెంబర్ 12వ తారీఖున తెలంగాణలో మహాకూటమి ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నాం. तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है। सियासी पार्टियों के लीडर राय दहिंदों से मुलाकातें कर रहे हैं। टीआरएस लीडर हरीश राव ने भी नागरनूल में इंतखाबी मुहिम चलाई और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। ఇయాల క్లారిటీ ఉన్నది. తెలంగాణ అభివృద్ధి జరగాలన్నా, నాగర్ కర్నూలు అభివృద్ధి పరంపర కొనసాగాలంటే అది కేసీఆర్ తోని మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి గారితో మాత్రమే సాధ్యమైంది. ఇయాల ఒకటే విషయం, మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన ఈ 4 సంవత్సరాల్లో పొట్ట చేత పట్టుకొని వలసలు పోయిన వాళ్ళంతా పాలమూరుకు వాపసు వస్తా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? మనం తెలంగాణ తెచ్చుకొని ఎవరైతే వలసవాదులు ఉన్నారో తెలంగాణ పొలివేల దాకా తరిమి కొట్టిన వలసవాదులను మళ్లీ భుజాల మీద ఎత్తుకొని మోసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నది ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उन्होंने बदउनवानी को खत्म करने के झूठे वादे किए। उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत ने अपने गलत फैसलों से जमहूरी इदारों की साख को मुतासर किया है। साथ ही जमहूरी इदारों को कमजोर करने की कोशिश का ये रुझान बेहद खतरनाक है।
राहुल गांधी ने अभी से कुछ देर पहले आरोप लगाया कि जो राफेल डील की जांच कर रहे थे आलोक वर्मा, इस वजह से उनको जो है इस मामले में सीबीआई के उनको लीव पर भेज दिया गया। क्या कहेंगे आप? मैं राहुल गांधी का तर्जुमान या स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, वो उनकी बात करेंगे, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये सीबीआई के जो 2 अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया गया और 13 अफसरों को हटाया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक सीबीआई ऑफिसर के ख़िलाफ़ डायरेक्टर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करवाया और उसको उनके वेबसाइट पर अपलोड किया कि इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, और उसके 24 घंटे के अंदर रात के 2 बजे अंधेरे में ये सरकार जिसके वज़ीर आज़म मिस्टर मोदी हैं वो डायरेक्टर को हटा देते हैं। ये इनका हटाना ख़ुद हुकूमत की बेचैनी और उनकी तकलीफ़ का इजहार करता है कि वो नहीं चाहते थे कि डायरेक्टर रहे ताकि एक दूसरे अफसर के ख़िलाफ़ जिसको बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों की तायद हासिल है उसको कुछ तकलीफ़ हो सके। दूसरी बात यह है कि डायरेक्टर का हटाना गैर क़ानूनी इसलिए है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेक्शन 4 के तहत डायरेक्टर को नहीं हटाया जा सकता। इसके कमेटी है, हाईपावर्ड कमेटी ने उनको कॉन्स्टिट्यूट किया और उसका एक फ़िक्स टेन्योर है 2 साल का, और इनका टेन्योर जनवरी 2019 में ख़त्म हो रहा था। तो ये ख़ुद इनका जो फ़ैसला है ये गैर क़ानूनी है। तीसरी बात यह है कि सरकार ये कह रही है कि सीबीसी के सिफारिश पर इनको हटाया गया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सीबीसी कौन से क़ानून के तहत, कौन से क़ानून के सेक्शन के तहत उन्होंने सिफारिश की। चौथी बात यह है कि जो हमारे जमहूरियत के इंस्टीट्यूट्स हैं ये सरकार उनकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर रही है, उनकी इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर रही है, और फ्यूचर में पार्टी पावर में आएगी चली जाएगी, आज बीजेपी है कल कोई और आएगा, मगर अगर हमारे इंस्टीट्यूट्स जो इम्पार्शल इंस्टीट्यूट्स है और जिनका इम्पार्शल रहना हमारी जमहूरियत की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर उनको इस तरह से ये कमज़ोर करेंगे तो यकीनन मुस्तक़बिल में इस मुल्क की जमहूरियत पर, इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी पर, इस मुल्क के इंस्टीट्यूट्स और डेमोक्रेसी पर ये तो कोई सही काम नहीं कर रही है सरकार। सर, कुछ देर पहले अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो एक्यूज्ड है वो पोटेंशियल एक्यूज्ड है आलोक वर्मा। नहीं, देखिए, जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया, और एफआईआर इशू होने के बाद और सेक्शन 4 दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आप नहीं हटा सकते डायरेक्टर को, आपका हटाना खुद गलत है। सीबीसी को ने कौन सा कानून इस्तेमाल किया? और ये बात जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि वो राफेल डील की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने जा रहे थे, तो ये सब चीज़ें देखकर ये बात कहने मजबूर हूँ कि मिस्टर मोदी करप्शन को ख़त्म करने के बजाय जो लोग करप्ट हैं उनका साथ दे रहे हैं। अगर कोई डायरेक्टर एक करप्ट और रोग ऑफिसर के ख़िलाफ़ एक्शन लेता है तो इनको तकलीफ़ क्यों हो रही है, और पूरी बिल्डिंग को आप बंद कर देते हैं, तो फिर इस पे सवाल निशान उठ रहा है सीबीआई के क्रेडिबिलिटी पर, सीबीआई के इंडिपेंडेंस पर। कुल मिला के जो एमआईएम चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एक इंस्टीट्यूशन है उसकी क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ है और गवर्नमेंट को इसमें सख्त स्टेप लेने की ज़रूरत थी। जिस तरह से ये पूरी अफसरों को हटाने और लीव पर भेजने की कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं से एक संदेह जरूर पैदा करती है। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। वहीं तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले आईपीएस ऑफिसर नागेश्वर राव सीबीआई के उबूरी डायरेक्टर के तौर पर ओहदे पर फायज हो चुके हैं। नागेश्वर राव की छवि एक सख्त ऑफिसर की रही है। उनकी पहले पोस्टिंग तालचेर में हुई थी। तालचेर को कोयला माफिया का गढ़ भी माना जाता रहा था। नागेश्वर राव ने तकरीरी के बाद वहां नज्म व नस्ब की सूरत हाल को काफी बेहतर बनाया था। एक रिपोर्ट। सीबीआई के नए डायरेक्टर एम नागेश्वर राव साबिका वरंगल जिला और फिलहाल जिला जयशंकर भोपालापल्ली के मंगापेट मंडल के बूरे नरसापुरम गांव के रहने वाले हैं। तरक्की की रोशनियों से दूर दीही इलाके में पैदाइश के बावजूद नागेश्वर राव सीबीआई डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंचे हैं।
अब नागेश्वर राव के आबाई गांव में सभी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इनका ताल्लुक एक जरई घराने से है। नागेश्वर राव के वालिद का नाम पिचैया जबकि मां का नाम शेषमा है। इन्हें 2 बहनें हैं। नागेश्वर राव ने इब्तदाई तालीम मंगापेट में ही हासिल की। तिम्ममपेट में उन्होंने 8वीं से 10वीं जमात तक तालीम हासिल की। वरंगल के AVV कॉलेज से नागेश्वर राव ने इंटरमीडिएट की तालीम पूरी की और वरंगल में ही CKM कॉलेज से डिग्री हासिल की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए नागेश्वर राव ने सिविल इम्तिहान लिखे थे और कामयाबी पर काफी अरसे तक बतौर उड़ीसा कैडर अफसर छत्तीसगढ़ में बरसर खिदमत रहे। नागेश्वर राव उड़ीसा के DGP भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वरंगल शहर में फ्लाइंग स्क्वाड ने तलाशी के दौरान 9,71,000 रुपए जब्त किए। हनमकुंडा की एक्सचेंज कॉलोनी में तलाशी के दौरान एक शख्स की कार से इतनी बड़ी रकम बरामद हुई। वरंगल अर्बन जिला कलेक्टर प्रशांत ने बरामद रकम के ताल्लुक से मीडिया को जानकारी दी। बिना किसी तरह के मुनासिब कागजात के ये रकम एक प्लास्टिक कवर में रखी गई थी। वहीं धोखाधड़ी के केस में नोहिरा शेख की पैरवी कर रहे वकील को आज तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सरमाया मशगूल करने वाले चंद डिपॉजिटर्स ने नोहिरा शेख के वकील की कार को रोकने की कोशिश की। हैदराबाद में नामपल्ली कोर्ट में ये वाकया पेश आया। दरअसल आज अदालत ने नोहिरा शेख की जमानत की अर्जी पर समाअत की। लोगों ने नोहिरा के वकील की गाड़ी पर चप्पल फेंक दी। अदालत में मौजूद निजी बाउंसर्स ने एहतजाजी खवातीन को खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ खवातीन जख्मी भी हो गई। एक जख्मी खातून ने उस्मानिया दवाखाने में मरहम पट्टी करवाने के बाद नामपल्ली पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई है। इस वाक़े के बाद नामपल्ली कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उधर लोगों ने इल्जाम लगाया कि नोहिरा शेख की कंपनी ने सरमाया लगाने पर अच्छा मुनाफा देने का वादा करके उनके साथ धोखाधड़ी की। वाज़ेह है कि पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते ही नोहिरा शेख को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया है। इन्वेस्ट करें, हम लोग इन्वेस्ट नहीं करें, हमारा पैसा हमारे को बेनिफिट देते बोल के एक आस में हम लोग गरीब लोग मजदूर लोग घर बेच के जो भी अपना सरमाया था उसमें लगा दिए। अब ये 700-1100 कंप्लेंट में से खाली 10 कंप्लेंट पेश करे, बोलते ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है ये। और ये बचना 5 करोड़ दे दिए, कुछ दे के हट गए, तो फिर हमारा कौन देते? हमारा गवर्नमेंट देती, कौन देते? हमारा कोई बोलो हम दिलाते ऐसा तुम्हारे को, इतों का तो दे दिया, अभी तुम्हारा ये टाइम को देते, ये टाइम आओ, तब हमला क्या करना, फिरते जाना। बाबू मैं बोले थे क़यामत की सुबह तक चलती हीरा गोल्ड, क़यामत की सुबह आ गई क्या? अब आज हमारे घर के कैसे हालात चल रहे वो हमको पता है। हम हुकूमत से ये कहेंगे कि हम गरीब की पूरी मदद कर दिए। 4 लाख रुपीस पहले डाली थी मैं, 2015 की एंड में डाली थी, अब तक तो आ रहा था बराबर। उसके बाद में फिर मैंने घर की प्रॉब्लम्स की वजह एक और एक घर बेच के डाली, अब तक आ रहा था। मैं ये नहीं बोली कि नहीं आ रहा था, लेकिन मई से पैसा बंद हो गया। 28 अक्टूबर को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड मैदान में बीजेपी कौमी युवा मोर्चे का इजलास आम मुनक्किद करने जा रही है। इस सिलसिले में आज पार्टी लीडरों ने भूमि पूजन का एहतमाम किया। जनूबी हिंद में पहली बार तेलंगाना में बीजेपी 27 और 28 अक्टूबर को कौमी जलसा मुनक्किद करने वाली है, जिसमें 40,000 नुमाइंदे शरीक होंगे। अमित शाह इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहेंगे और इसमें 2 लाख नौजवानों के शरीक होने की भी उम्मीद है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव, रुकन पार्लिमान बंडारू दत्तात्रेय, बीजेपी YM के कौमी सदर पूनम महाजन भूमि पूजन प्रोग्राम में शरीक हुए। दत्तात्रेय ने इस मौके पर दावा किया कि साबिका हुकूमतों ने नौजवान तबके को नजरअंदाज किया था, ताहम नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 3 करोड़ नौजवानों को रोजगार से जोड़ा है। అక్టోబర్ నెల 27-28 తేదీల్లో అఖిల జాతీయ భారతీయ జనతా పార్టీ యువ మోర్చా యువజన విభాగం యొక్క మహాసభలు జరగడం ఇది చాలా గొప్ప సదవకాశం। चलिए अब जरा मेट्रो रेल की बात करें। हैदराबाद मेट्रो रेल में LB नगर और मियापुर के दरमियान रोजाना करीब 1,25,000 लोग सफर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 1 महीना पहले इस रूट पर मेट्रो रेल सर्विस शुरू की गई थी। हैदराबाद मेट्रो के MD
NVS रेड्डी के मुताबिक एलबी नगर मियापुर कॉरिडोर पर रोजाना 1,25,000 अफराद सफर कर रहे हैं। मेट्रो रेल में खवातीन के लिए मुख्तस की गई सीटों पर दीगर अफराद के बैठने पर अब बाकायदा जुर्माना भी लगाया जा रहा है। और वहीं साउथ सेंट्रल रेलवे ने अमृतसर में हुए भयानक रेल हादसे के बाद रेलवे ट्रैक अबूर करने और पटरियों पर आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दे डाला है। महकमा रेलवे ने वाज़ेह कर दिया है कि रेलवे एक्ट 1989 के तहत कवायद की खिलाफ वर्जी पर 6 महीने की जेल और 1,000 रुपए जुर्माना हो सकता है या फिर सजा के साथ जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। रेलवे ट्रैक अबूर करने के बजाय सबवे, अंडरग्राउंड ब्रिज या फिर रेलवे क्रॉसिंग के पास से ट्रैक अबूर करने की मुसाफिरों से अपील की गई है। रेलवे ट्रैक के करीब किसी भी किस्म का प्रोग्राम मुनक्किद न करने, सबसे अहम बात कि सेल्फी न लेने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा ट्रैक के करीब और रेल में सवार होते वक्त सेल फोन का इस्तेमाल न करने की भी अपील की गई है। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें हेडलाइंस। चंद्रबाबू नायडू की सदारत में बैंकों की रियासती कमेटी का इजलास, मुख्तलिफ शोबों को फराहम किए जाने वाले कर्जों के अहदाफ और दीगर उमूर आए ज़ेर बहस। कर्नूल की गेस्ट हाउस में वज़ीर आज़म 15 नुकाती प्रोग्राम का जायजा इजलास, 18 महकमों के हुक्काम ने की शिरकत। जिला नेल्लूर में टास्क फोर्स ने मारे छापे, 80 लाख रुपए मालियत की संदल की लकड़ी बरामद, 29 स्मगलरों को किया गया गिरफ्तार। और तीरंदाजी के कौमी मुकाबले का विजयवाड़ा में आगाज, मुकाबले में 15 रियासतों की टीमें ले रही हैं हिस्सा। चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी ज़राअत और मुंसलिक शोबों को कर्ज़जात फराहम करें। वज़ीर आला की सरबराही में आज स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का 204वां इजलास मुनक्किद किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने तयशुदा माली मंसूबों के समरात हासिल करने पर जोर दिया। बैंकर्स ने जानकारी दी कि वज़ीर आला की हिदायत पर इस बार कौल के किसानों को भी अब तक 7,500 करोड़ रुपए बतौर कर्जा दिया गया है। वज़ीर आला ने इस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक और आंध्रा बैंक का शुक्रिया अदा किया। बैंकर्स ने ज़राअत, छोटी सनतों और दीगर शोबों को दिए गए क़राइज़ और सरकारी निशानों के बारे में तफसील फराहम की।
और नाज़रीन, आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश में नई राजधानी बनाने के ऐलान से लेकर हालिया अरसे तक अमरावती में तामीराती और तरक्याती कामों पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने एक वीडियो जारी किया है। अमरावती को राजधानी बनाने का ऐलान 3 साल पहले किया गया था। वज़ीर आला ने कहा कि सबकी दुआओं के साथ अमरावती राजधानी दिन दूनी तरक्की करती जा रही है। 6.5 मिनट की एक वीडियो वज़ीर आला ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की है। इस वीडियो में वहां हो रहे तरक्याती कामों को देखा जा सकता है। जिला नेल्लूर में टास्क फोर्स ने छापों के दौरान 80 लाख रुपए मालियत की संदल की लकड़ी बरामद की। इस दौरान 29 बैन जिलई और बैन रियासती स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। अनंतपुर, अनंतसागरम, सीतारामपुरम में महकमा जंगलात के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तरीके से संदल की लकड़ी मुंतकिल कर रही गाड़ियां जब्त की। छापेमारी के दौरान इन गाड़ियों में हथियार भी मिले। पकड़े गए स्मगलरों का ताल्लुक केरल और तमिलनाडु से बताया जाता है। महकमा जंगलात ने स्मगलरों की इत्तला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया। 9390777727 पर जानकारी दी जा सकती है। विजयवाड़ा में कौमी सतह के 5 रोजा तीरंदाजी मुकाबलों की शुरुआत हो गई है। आंध्र प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन, कृष्णा आर्चरी एसोसिएशन और चिरुकुरी ओल्गा आर्चरी एकेडमी के इश्तिराक से ये मुकाबले मुनक्किद किए गए हैं। विजयवाड़ा के एक प्राइवेट होटल मैनेजमेंट कॉलेज में इन मुकाबलों का इफ्तिताह रियासती वजीर देवी नैनी उमा महेश्वर राव ने किया। उन्होंने मिनी अंडर 9 जुमरे में 15 रियासतों की टीमों की शमूलियत पर मसरत जाहिर की और राजधानी को स्पोर्ट्स हब बनाने का अज़्म जाहिर किया। ओलंपिक में मेडल्स लेने की गर्ज से खिलाड़ियों को तरबियत फराहम करने का भी उन्होंने ऐलान किया। कर्नूल के गेस्ट हाउस में वज़ीर आज़म 15 नुकाती प्रोग्राम का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर 18 महकमों से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर्स ने शिरकत की। अक़लियतों से मुतालिक रिपोर्ट भी यहां पेश की गई। जिला ज्वाइंट कलेक्टर प्रसाद ने जायजा इजलास की सदारत की। रुकने पार्लिमान बट्टा रेणुका और रुकने असेंबली आयजा ने जायजा इजलास के दौरान ऑफिसर्स से अपील की कि वो अक़लियतों के तरक्याती प्रोग्राम पर मुकम्मल तरीके से अमल करें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस मौके पर जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर शेख मस्तान वली और दीगर भी मौजूद रहे। तो काम तो हो रहा है, मगर इसको ठीक तरह से और बेटर कर सकते हैं। और बेटर करने से ज्यादा लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये इसके बारे में अभी डिस्कशन हुआ है। आई एम हैप्पी, ओवरऑल तो थोड़ा ठीक है और बेटर करना भी चाहिए। ये पूरा पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। स्पेशली जो उर्दू यूनिवर्सिटी भी है उसके बारे में भी आज थोड़ा डिस्कशन हुआ। वहाँ स्टाफिंग के लिए और वहाँ पर एडमिशन्स की प्रोसेस कैसा हो रहा है वो पूरा इसके भी डिस्कशन हुआ है। वैसे ही आदोनी में एमएसडीपी के अंदर जो जितना भी लाइक हॉस्टल्स और कॉलेजेस सद्भावना मंडप आने का है, उसका कुछ जगह लैंड का प्रॉब्लम है और लैंड के प्रॉब्लम जिससे भी आज बात हुआ है और लैंड का इश्यूज भी वो बताए कि वो पूरा सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करेंगे। कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक एडेड उर्दू स्कूल में बल्दिया कर्नूल महकमा सेहत की जानिब से स्वाइन फ्लू, डेंगू और मलेरिया से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर बल्दिया हुक्काम ने स्वाइन फ्लू और मलेरिया से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर से तलबा को वाकिफ करवाया। हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद हुसैन ने बताया कि अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए अपने इलाके में पानी जमा होने न दें ताकि मुहलिक बीमारियों से बचा जा सके। कर्नूल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और म्यूनसिपालिटी के लोगों के जरिए से मोबाइल मेडिकल एंड डेंगू क्लिनिक्स के बारे में ये जो कर्नूल शहर में पूरे घर घर हमें मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया के बारे में अवेयरनेस करा है। डिसीज क्यों आते, क्यों हम समझना, दूसरे को समझाना, उसके बारे में अवेयरनेस करते हैं। और स्कूलों में भी स्कूल्स है और बाहर और मजमे ठहरे थे, मस्जिदों में भी इसके बारे में सुना रहे हैं। कर्नूल शहर में स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस का भी बहुत तकलीफ उठा रहे हैं लोग, इसके बारे में भी हमें अवेयरनेस कर रहे हैं। अब तक कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में 13 डिसीज के H1N1 के बारे में रजिस्टर हो गए हैं। इसमें
7 जने गुजर गए हैं उनके ऑफिसर्स बोल रहे हैं। इसके बारे में भी हम स्कूलों में और घर घर जाके स्वाइन फ्लू के बारे में भी अवेयरनेस करते हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की घर घर कांग्रेस मुहिम जारी है। कर्नूल कांग्रेस कमेटी की जानिब से पुरानी शहर में मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम में जिला कांग्रेस कमेटी के सदर लक्ष्मी रेड्डी के अलावा साबिक मरकजी वजीर कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी और माइनॉरिटी कांग्रेस सेल के सदर अहमद अली खान ने शिरकत की। आज कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी ऑर्डर्स के ऊपर 2 अक्टूबर से हमने इंटिटी कांग्रेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। सारे कर्नूल शहर में पिछले 20 दिन से हर वार्ड का हमारा दौरा हो रहा है। अवाम से मुलाकात हो रही है। हर वार्ड में कांग्रेस पार्टी का झंडा फिर से लहराया है। अवाम में खुशियां और अवाम हमें इस तरह से इस्तेमाल करेंगी, ये हमारे अंदाजे बयान के बाहर है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी आज फिर से कर्नूल शहर में, कर्नूल जिले में और तमाम आंध्र प्रदेश में अपना जोर फिर से उठा रही है। आज हम देख रहे हैं कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ गई है। काफी हद तक 5 साल में कोई किस्म की तब्दीली आज आंध्र प्रदेश में नहीं आई, ना कर्नूल शहर में आई। कर्नूल डीईओ ताहिरा सुल्ताना ने बताया कि नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें देने की आखिरी तारीख 5 नवंबर मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि साइंस में दिलचस्पी रखने वाले तलबा इस मौके से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। डीईओ ने साइंस के टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट से भी अपील की कि इन मुकाबलों में तलबा को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरगीब दें। ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हेडमास्टर से इल्तिजा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और टीचर्स को तैयार करके जो है सो 200+ एग्जिबिट्स, क्वालिटी एग्जिबिट्स तैयार करके जो है सो वेन्यू अभी सेटल नहीं हुआ है। टेंटेटिवली इट इज रिज स्कूल, वी आर प्लानिंग फॉर दैट, so we will inform the venue also in due course of time। बच्चों को वहाँ पे क्वालिटी एग्जिबिट्स के साथ मिले तो बच्चों को एक नया अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के चांसेस है और बच्चे इससे और भी ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस है। कई किस्म के आर्ट हमारे सामने मौजूद हैं, मगर ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने वाले चौक पर आर्ट आपने पहली बार देखा होगा। कर्नूल जिले की रहने वाली आर मल्लिकार्जुन टीटीसी साल अव्वल की तालिबा हैं। उन्होंने चौक पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन तैयार करके सबको हैरतज़दा कर दिया है। उन्होंने चौक पर कौमी झंडे के डिजाइन के अलावा मर्द और खवातीन, परिंदों और जानवरों की तस्वीर को खूबसूरत अंदाज में उतारा है। आर मल्लिकार्जुन मुस्तकबिल में क्राफ्ट टीचर बनना चाहती हैं। विजयवाड़ा में विजिलेंस एसपी हर्षवर्धन राजू के अहकाम पर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स ने स्कूल बसों का मुआयना किया। मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी करते हुए बसों की हालत और बसें चलाने के तौर तरीकों का जायजा लिया गया। कुछ कॉरपोरेट तालीमी इदारों की 32 बसों की जांच की गई। सरकारी रहनुमा खतूत की पासदारी न करने पर इस दौरान 18 केसेस भी दर्ज किए गए। जायद तादाद में तलबा को बसों में भरने, बीमा और यूनिफॉर्म के बगैर बसें चलाने पर केस दर्ज किया गया। कुछ स्कूल बसों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं पाए गए। हॉर्न जवाबित के मुताबिक न होने पर भी केस दर्ज किए गए। इस दौरान कर्नाटक पासिंग की 5 गाड़ियों को उन ओहदेदारों ने जब्त किया।